हेलो एवरीवन। आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते रेट ऑफ रिएक्शन को। तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं। टॉपिक हमारे पास फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो कई सारे फैक्टर हैं इसके अंदर जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो फर्स्ट जो हमारा है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट किस तरह का लिया। अब रिएक्टेंट भी हमारे पास अलग अलग तरह के हो सकते हैं। अगर एक हो सकता है रिएक्टेंट जिसके साथ कोई रिएक्ट कर रहा हो तो फास्ट रिएक्ट कर जाए और दूसरे में स्लो हो जाए। तो एक एग्जांपल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास 2NO प्लस O2 और इससे जो हमारे को मिल रहा है वो है 2NO2। ये प्रोडक्ट मिला, जो कि दूसरा हमारे पास रिएक्शन जो है Cu प्लस O2। यहाँ से हमारे को देखने को मिला कि जो हमारा प्रोडक्ट आया है वो CO2 आया है। अब देखिए इसमें दोनों के दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है NO के साथ और एक CO के साथ। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता लगा जो रिएक्शन NO के साथ हुई है ये फास्ट रिएक्शन है, जबकि जो CO के साथ हुई है स्लो रिएक्शन। तो यहाँ से एक बात साबित हो जाती है कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक NO है जो कि फास्ट रिएक्शन दे रहा है O2 के साथ और एक CO है वो स्लो रिएक्शन दे रखा है। यहाँ पर आप इसमें और अगर हम ज्यादा की अगर हम बात करते कि ऐसा क्यों हुआ होगा, असल में जो रिएक्शन हमारी स्लो है उसके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जबकि NO के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो CO के मुकाबले क्या होते हैं, जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं, इसलिए वो क्या करता है फास्ट रिएक्शन दे देता है। तो रीजन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस रीजन की वजह से आप बता सकते हो यहाँ पर कि एक रिएक्शन स्लो है और एक फास्ट है। तो मैं यहाँ पर रीजन भी लिख देता हूँ। दिस इज बिकॉज this is because different amount of energies of energy are required for breaking of the different bonds and different amount of energy different amount of energy are released in the formation of different bond.
in the formation of different bonds। तो पहला तो रहा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब आपने पता लगा कि किस प्रकार से अलग अलग बॉन्ड को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है हमारे पास, समझते हैं हम इसको, जो दूसरा पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेसिकली अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, तो हम ये चीज देखते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, उतनी ही फास्ट रिएक्शन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है। कम होती तो कम होती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम ये भी बात बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा और ये चीज लिख सकते हो, इफ concentration increase then rate of reaction also increase। और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये दूसरा रहा यहाँ पर पॉइंट। मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ इसी के अंदर। जो तीसरा पॉइंट है वो है टेम्परेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर, जो कि बार बार हमारे को देखने को मिलता है। ये कहते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन है, जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर आप दोगे उतना ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। एक नॉर्मल सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई ऐसी कंडीशन ले रहे हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, अम, हमने जो अपने पास चने होते हैं, चना होता है, उसको भिगोना है। गीला जब जैसे हम उसको सुबह सुबह भिगो के रखते हैं, अगर हम गर्म पानी में भिगोते हैं तो जल्दी से, एज कम्पेयर टू किसके, कोल्ड वाटर के या फिर नॉर्मल वाटर के, वो जो पानी वो जल्दी से एंटर करता है। रीजन इसके पीछे आप ये भी देते हो कि जो पानी गर्म है उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा टकराएंगे। तो ये भी एक रीजन रहता है उसके पीछे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोई चीज जल्दी से, हम ये बात करते हैं कि वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाती है। और भी ले लीजिए, जैसे कि अगर हम और बात करते हैं, हम नॉर्मल कंडीशन में देखें कि जैसे हमने अ, कोई पोटैटो वगैरह ले लिया, हमने पानी में डाल दिया। अब आप देखोगे कि अगर पानी भी उस पोटैटो के अंदर एंटर कर रहा है तो गर्म जब होगा तो ज्यादा कंपेरेटिवली उसके अंदर एंटर करेगा कोल्ड के कंपैरिजन। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं कि रिएक्शन को फास्ट जो होती है। अक्सर और भी चीज अगर हम बात करते हैं, जैसे कि कोई टैबलेट है, वो पानी के साथ, गर्म पानी के साथ लिया, ठंडे पानी के साथ, वो भी मैटर करती है। तो वो जल्दी से मॉलिक्यूल्स जो गर्म पानी के साथ होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन अक्सर ज्यादा हो जाती है। तो ये कंडीशन थी यहाँ पर। तो टेम्परेचर की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ऐसे ही समझते हैं इसको भी। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके साथ बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करती है, बढ़ती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेम्परेचर रेट रेट ऑफ रिएक्शन rate of reaction increase with increase temperature।
रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज किसके साथ, विद इंक्रीज टेम्परेचर। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को 10 डिग्री तक बढ़ाते हो तो जो आपकी रेट है वो लगभग लगभग 2 गुना से हो जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है, 2 to 3 टाइम्स से बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। कितना कर रहे हैं हम, टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें कितना, टेम्परेचर जो हमारे पास वो इंक्रीज किया जा रहा है 10 डिग्री तक। इसको अच्छे से लिखते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कितना 10 डिग्री, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स। या हम इसको आगे चल के और अच्छे से भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना है कि भाई हमारे पास टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, फोर्थ है कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए अगर मैं कैटलिस्ट की बात करता हूँ, कैटलिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट प्रोडक्ट में नहीं आते। और अक्सर ये क्या करते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जनरली इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ए कैटलिस्ट generally increase the speed of a reaction। ठीक है, और अक्सर हम ये बात बोलते हैं दे आर टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन बट वे कंज्यूम नहीं होते उस रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो विदाउट itself being consumed in the reaction। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से कैटलिस्ट वर्क करता है। थोड़ा सा और भी आपको समझा देता हूँ, जैसे कि कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो ये एनर्जी इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये और ये आपकी विदाउट कैटलिस्ट। जबकि अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, दूसरी तरफ कैटलिस्ट क्या करता है, अब आप इसमें देख पाओगे ये जो दूसरी ये है एक्टिवेशन एनर्जी है, ये किसकी है, विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है कम। तो ये थे हमारे पास कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट।
सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसे कि आपने एक देखा होगा, एक नमक आता है जो आपके जैसे पत्थर की तरह आता हो, जिसको हम ब्लैक साल्ट भी बोलते हैं, जो काला नून होता है वो। अब अगर आप उसको कंप्लीटली डिजोल्व करने लग जाओ पानी में, तो जल्दी से डिजोल्व नहीं होगा। अगर आप उसके बहुत उसको बारीक पीसीज में ब्रेक कर लीजिए, बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में उसको बना लीजिए, अब उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। मान लीजिए जो स्टोन था, वो जो एक काला जो नमक है, वो इतना सा है। जब इसको पाउडर फॉर्म में आप लोगे तो क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। आप देखोगे उसका सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया जितना बढ़ता रहेगा, उतना ही वो चीजें रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली ना सॉलिड केस में अप्लाई होता है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए सॉलिड रिएक्टेंट। ठीक है, ये किस में होता है, इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता, छोटे पार्टिकल्स हो जाते, तो रिएक्शन जो होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। ये इसका फिफ्थ पॉइंट रहा। और लास्ट पॉइंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में आता है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो होती ही लाइट की प्रेजेंस में, वो डार्क में होती ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी वो नहीं होती। तो इस प्रकार से वो जो रिएक्शन होती है, वो किस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में। तो हम कह सकते हैं जितने रेडिएशन होगी, रिएक्शन भी क्या करेगी, वहां पर फास्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सम रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन द डार्क, सम रिएक्शंस डू नॉट take place in dark but take place in presence of light, but take place in presence of लाइट, लाइट की प्रेजेंस में वे कर लेते हैं, टेक पार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर देखूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ, हम लिखते हैं H2 प्लस Cl2। जो ये रिएक्शन है HCl की फॉर्मेशन, ये हमारी लाइट की प्रेजेंस में होती है। और इस तरह की रिएक्शंस को आप बोलते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन। सच reactions are called photochemical reactions. फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम इनको बोलते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, जिसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा टॉपिक, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास
जो रेट है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इन्वॉल्व करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।